फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक था यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें 18.3 आर्टिकल है, डेट इज़ बैकग्राउंड रेडिएशंस। रेडिएशंस जो हैं वो जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं ये ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हर वक्त मौजूद हैं और बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिनसे ये निकल रही हैं। तो जहाँ जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कुछ भी थोड़े बहुत भी ट्रेसेस मौजूद हैं, कार्बन हो गया या इस तरह से मुख्तलिफ जो रॉक्स हैं, सॉइल है, वाटर है, वहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हैं वो मौजूद हैं। यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनकी वजह से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती हैं। और जिस तरह से बारिश और सूरज की रोशनी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इसी तरह से ये रेडिएशंस भी हमारे बॉडी का हिस्सा हैं। लेकिन ये रेडिएशंस कोई इतनी हार्मफुल या डेंजरस इंसान के लिए नहीं होती। वी कैन टॉलरेट इट वेरी इजीली। तो इस वजह से हमारी जो है ना ये चीज़ें हमारे लिए, ये रेडिएशंस हमारे लिए इतनी जो है वो इंजीरियस टू हेल्थ नहीं होती, नुकसानदेह नहीं होती। इसी तरह ये होती हैं वो रेडिएशंस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। ठीक है, रेडिएशंस ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। लेकिन कुछ रेडिएशंस हैं जो हमारी आउटर स्पेस से, यानी जो कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं वो भी हमारे स्पेस में से गुजर के मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं उनसे जो रेडिएशंस आ रही हैं वो कॉस्मिक रेडिएशंस कहलाती हैं। यानी आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस आ रही हैं, ज़मीन के स्पेस के बाहर से जो रेडिएशंस आ रही हैं। अब उसमें कॉमनली जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं और लार्ज न्यूक्लियाई हैं। ठीक है जी। तो कभी कभी ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं ये रिएक्ट करती हैं, आयनाइज करती हैं जो एटमॉस्फेयर में एटम्स मौजूद हैं उनके साथ, और वहाँ पे एक्स रेज, म्यूऑन्स, प्रोटॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स भी इमिट करवा देती हैं। वो वहाँ पे ये जो है ना ये पार्टिकल्स भी बना देती हैं। एक्स रेज, म्यूऑन्स भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 18.4 न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड क्या होता है। असल में न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये आपके सामने जो है वो एक आपके पिक्चर जो है वो एनिमेशन जो है इसमें आपको दिखाया भी गया है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, यानी जैसे जैसे हम बड़े एलिमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो फिर प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होते चले जाते हैं और न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो उस वजह से अब ये इनके दरमियान जो फोर्स लार्ज न्यूक्लियस वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, फिर ये इतनी काफ़ी नहीं रहती कि ये इनको जोड़े रखे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जुड़े हुए होते हैं, यानी उनके ऊपर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस वजह से ये आपस में जो है ना वो बिल्कुल जो है वो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जाती है, तो ये स्टेबिलिटी जो है, ये जो लार्ज न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये वीक होती चली जाती है और न्यूक्लियस में से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी वो जो है वो आगे हम उस प्रोसेस में देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा डिके, यानी वो फिर न्यूक्लियस जो है इस तरह से जो स्टेबल न्यूक्लियस था जिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल कब इमिट होगा, इस यानी यही प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड का मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे हम लेंगे, न्यूक्लियाइड जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है वो डॉटर न्यूक्लियाइड में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को जो है वो हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। अब वो जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से चेंज होता है उसको हम
तीन डीके हैं उस फॉर्म में स्टडी करेंगे, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो इसकी जर्नल अल्फ़ा डीके जब होता है, अल्फ़ा डीके जो है वो उस वक़्त होता है जब जो है ना वो प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा किसी भी एलिमेंट में मौजूद होती है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। तो अगर जर्नल इक्वेशन इसकी देखें तो AXZ, इसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। हीलियम अब क्या होता है, हीलियम एक गैस है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो 4He2, यानी अल्फ़ा पार्टिकल एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है वो 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 4, और इसका जो मास नंबर होगा वो 4 होगा। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल एक देख लेते हैं रेडियम की, रेडियम 226, और जब ये जो है वो डीके होगा तो यहाँ पे 222 रह जाएगा, यानी 4 इसमें से जो प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक मास जो है उसमें 4 का डिक्रीज आ जाएगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 का, यानी 2 प्रोटॉन जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। प्रोटॉन्स जब ज़्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो 2 प्रोटॉन उसमें से जब निकल गए तो 4He2, यानी 2 एटॉमिक 2 प्रोटॉन्स ये हीलियम के यानी अल्फा पार्टिकल्स में यहाँ पे अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे रेडॉन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं और अल्फा पार्टिकल्स बना देते हैं। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल का जो है वो डिके होता है। अब ज़्यादातर जो है वो बीटा पार्ट डिके कैसे होता है, बीटा डिके में जब न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वक़्त जो है वो वहाँ पे बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो इजेक्ट होते हैं, वो वहाँ पे इमिट होते हैं। तो इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना बीटा पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, बीटा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन ये वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है। अब ज़रा इस पे हम आ जाते हैं जी, एग्जांपल पे ज़रा देखिए 14C6, एटॉमिक नंबर जो है उसका 6 है कार्बन का, और 14 जो है वो इसका मास नंबर है। ये जब बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है, और उसका जो एटॉमिक मास है वो 14 होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एटॉमिक जो प्रोटॉन नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है वहाँ उसकी वजह से। लेकिन इसका मास नंबर जो है वो चेंज नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि जहाँ से जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल हो जाता है और न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। यहाँ पे अगर आप, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये आप एनिमेशन अगर देखेंगे तो बीटा नेगेटिव डिके, बीटा डिके में देखेंगे कार्बन 14 है, ठीक है, इसमें 14 नाइट्रोजन, एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनता है। अब देखें यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है ये पहले प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और प्रोटॉन जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज़ करता है बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव जब डिके होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, और जब बीटा पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे पॉजिट्रॉन जो है वो उसके साथ रिलीज़ होता है। एंटी न्यूट्रिनो से मुराद यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रोटॉन रिलीज़ होता है। तो बीटा नेगेटिव डिके में चूंकि प्रोटॉन जो है वो वहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन जो है वो नंबर बढ़ जाता है 1, यानी उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। तो हम इसे कहते हैं कि, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो कांस्टेंट रहता है, वो 14 ही रहता है, चूँकि यहाँ पे उसके साथ जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल भी इमिट होता है। अच्छा, अब आ जाए बीटा गैमा डीके के ऊपर। गैमा डीके जो है वो हम अगर गौर करें तो गैमा डीके में ना कोई एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, ना कोई एटॉमिक मास में चेंज आता है, बल्कि बीटा पार्टिकल अक्सर औकात अल्फ़ा और बीटा जब हम इमिट कर रहे होते हैं तो उस वक़्त जो है वो साथ में ये इमिट हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो कोबाल्ट है, इसमें कोई जो है वो एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आया, गैमा रेज इमिट हो गई और साथ में एनर्जी रेडिएट हुई है।
नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन, छोटा सा टॉपिक है, साथ साथ हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी देखनी है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन में ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस हैं जिसमें 2 प्रोटॉन हैं और उसका जो चार्ज है वो 2e होता है, यानी 2 प्रोटॉन है तो 2e के चार्ज के ऊपर बराबर होगा वो। और जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे वो अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करेगा, लेकिन बीटा पार्टिकल जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे वो बीटा पार्टिकल एजेक्ट करेगा। और जो गैमा रेडिएशन हैं ये हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, यानी लाइट के पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियाई में से एमिट होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने देखनी है कि किसकी आयोनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। आयोनाइजेशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ में से कोई रेडिएशन, कोई जो है वो रेडिएशन पास हो और उसके आयंस बना दें, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना दे। तो अब फिगर में ज़रा आप गौर कर सकते हैं। फिगर में अगर आप देखेंगे तो इन सब की जो आयोनाइजेशन इफ़ेक्ट है यहाँ पे वैसे पेनिट्रेशन को शो किया गया है। आयोनाइजेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है उनकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर है, फिर जो है वो बीटा पार्टिकल्स है और फिर गैमा पार्टिकल्स है। उसकी वजह ये है कि लार्ज पॉजिटिव चार्ज है अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर, तो ये आयोनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कर सकता है। बीटा पार्टिकल उससे कम, एंड देन सबसे कम जो है वो हमारे पास जो है वो गैमा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन एबिलिटी अगर आप देखें तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ये गैमा पार्टिकल्स हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पेपर तक ही आए हैं, इससे आगे मज़ीद नहीं जा सके, तो अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत कम है। बीटा पार्टिकल जो है वो पेपर से एलुमिनियम तक आए, यानी अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी है, लेकिन गैमा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है। गैमा पार्टिकल्स अगर आप देखें तो ये पेपर से भी पास हो गए हैं, एलुमिनियम से भी पास हो गए हैं और लेड से भी पास हो गए हैं। इट मीन्स के gamma particles has the largest penetration ability। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।